आज से कोई 8 दशक पहले की बात है। हिमाचल का एक सुदूर ग्रामीण इलाका। सूरज की किरणें अपनी लालिमा के साथ अभी डानो कानों से निकलकर गांव में पहुंच ही रही थी। इतनी सुबह अगर गांव में मुनादी की आवाज सुनाई दे तो समझो कोई बड़ी ही बात होगी। इस तरह की मुनादियों में उम्मीद और भय दोनों होते हैं। गांव वालों को तब शायद यह आभास भी नहीं होगा कि आज की यह सुबह उनके स्वप्निल भविष्य के दरवाजे खोल रही है। एक ऐसी दस्तक जिसने न केवल लोगों को जगाया बल्कि अपने साथ चलने का आह्वान भी किया। बहरहाल गांव वालों का भय तब उत्साह में बदल गया जब मुनादी करने वाले शख्स ने जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि उनके गांव में शहर से कोई बड़े डॉक्टर साहब पहुंच रहे हैं। आज से 8 दशक पहले गुलामी के इस दौर में जब हिमाचल के सुदूर पहाड़ी गांव में किसी डॉक्टर के आने की सूचना इस तरह पहुंची तो लोगों के लिए यह किसी मसीहा के अवतरित होने से कम नहीं था। उसकी वजह भी थी। यह वो दौर था जब आज़ादी बिल्कुल करीब थी। जनता रियासतों के विलय की मांग कर रही थी। जगह जगह प्रजामंडल के नेतृत्व में लोग स्वायत्तशाही शासन के लिए आंदोलनरत थे। अभी गांव में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मैसर नहीं थी। ऐसे समय में गांव में धाद लगी। सभी गांव वाले अपने बीमार लोगों की दवाई के लिए पहुंच जाएं। शहर से कोई बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर के गांव पहुंचने की सूचना मालूम होने के बाद इस स्वर्णिम अवसर का फायदा उठाने के लिए कई लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अपने परिजनों को सहारा देकर, कुर्सियों पर बैठाकर और यहाँ तक कि चारपाई में लिटाकर डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए पहुंचने लगे। दिन चढ़ने के साथ ही पहाड़ की पथरीली पगडंडियों से चढ़ते उतरते गांव पहुंचने वाले लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा था। लोग बड़ी उम्मीद में थे कि आज डॉक्टर साहब उनकी पीड़ा को कुछ कम जरूर कर देंगे, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही चकनाचूर हो गई जब डॉक्टर साहब ने यह बताया कि वे बीमारियों का इलाज करने वाले नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई वाली डिग्री यानी पीएचडी की उपाधि वाले डॉक्टर हैं। उनके यह कहते ही वहां सन्नाटा छा गया। लोग खुद को ठगा और छला महसूस करने लगे। उनकी समझ ही नहीं आया कि आखिर यह कैसा डॉक्टर है जिसे बीमारियों का इलाज करना ही नहीं आता। लेकिन उन सीधे साधे पहाड़ी लोगों के कष्ट और दारुण दशा को देखकर उस डॉक्टर को तब यह बात समझ आ गई थी कि भविष्य में उनकी परेशानियों को किस तरह हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। और कुछ वर्षों बाद ही उस डॉक्टर ने ऐसा कर भी दिखाया। अपनी काबिलियत, अथक मेहनत और मातृभूमि के प्रति अगाध समर्पण की बदौलत उस डॉक्टर ने न केवल उस एक इलाके बल्कि समूचे हिमाचल की पीड़ा कम करने और लोगों के मुरझाए चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लाने का ऐसा असाधारण काम किया जिसके परिणाम स्वरूप न केवल हिमाचल का इतिहास बल्कि भूगोल और भविष्य भी हमेशा हमेशा के लिए इस कदर बदल गया कि आज यह पहाड़ी प्रदेश देश के खुशहाल और विकसित राज्यों की कतार में आत्मविश्वास से अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर मुस्कुराता दिखता है और उस डॉक्टर को बड़े फख्र और सम्मान के साथ अपने महान पुरखे के रूप में याद करता है। आज हम उन्हीं डॉक्टर की कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो भले ही दवाई देने वाले चिकित्सक नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस स्वस्थ समाज की नींव रखी वह न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मार्गदर्शन करती है। उन डॉक्टर साहब को देश दुनिया के लाखों लोग डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सती और आप देख रहे हैं थर्ड पोल लाइव की खास पेशकश जिसका नाम है हस्ताक्षर। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की शख्सियत के बारे में यदि चंद शब्दों में कहना हो तो वे हिमाचल के संदर्भ में न भूतो न भविष्यति वाली श्रेणी के संभवतः एकमात्र राजनेता होंगे जिनके बारे में किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वालों में शायद ही कोई असहमति होगी। 4 दशक से लंबे राजनीतिक जीवन में डॉक्टर परमार ने हिमाचल के विकास के लिए कई ऐसे आयाम स्थापित किए जिन्हें आज तक कोई दूसरा नेता छू भी नहीं पाया है। हिमाचल के हित में उनका विजन और नीतिगत सोच इतनी दूरदर्शी थी कि आज भी इस पहाड़ी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रही है।
राजनीतिक जीवन में उन्होंने वैचारिक प्रतिबद्धता, ईमानदारी और शुचिता के जो ऊंचे मानदंड स्थापित किए, मौजूदा दौर में शायद ही कोई राजनेता दूर दूर तक उन्हें छू भी पाए। इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आज के दौर में जहां एक वार्ड मेंबर के पद पर चुने जाने के बाद ही किसी नेता की संपत्ति हजार से लाख और लाख से करोड़ तक चंद वर्षों में ही पहुंच जाती है, वहीं वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे वाई.एस. परमार का जब निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में केवल 563 रुपये ही थे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, केवल 563 रुपये। जरा सोच कर देखिए, आज के दौर में किसी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, साधारण नेता के बैंक खाते में मात्र कुछ 100 रुपये होने की बात पर कितना यकीन आप करेंगे। डॉक्टर परमार की ईमानदारी और राजनीतिक शुचिता का यह अकेला प्रमाण नहीं है। उनके जीवन में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में सच्चे अर्थों में राजनीति को केवल और केवल जनसेवा का माध्यम बनाया। इतने प्रभावशाली पद पर रहते हुए न ही खुद के लिए और न ही अपने परिवारजनों तथा करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कभी भी अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो पदमुक्त होते ही सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ दी और बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के शिमला बस स्टैंड से बस में बैठकर अपने गांव सिरमौर के लिए निकल गए। दरअसल राजधानी शिमला में उनका कोई अपना घर नहीं था। आज के दौर में जहां ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद प्रदेश की राजधानी या अन्य सुविधा संपन्न शहरों में घर बनाना किसी नेता के लिए मामूली सी बात है, वहीं डॉक्टर परमार ऐसे शख्स थे जो अपने जीवन काल में अपने पैतृक गांव के पुश्तैनी मकान में एक कमरा तक खुद से नहीं बना पाए। 2 मई 1981 को जब शिमला के इंदिरा गांधी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली तो उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों लोगों ने उनके निस्वार्थपूर्ण जीवन को और भी करीब से महसूस किया। कहते हैं कि उनके निधन का दुखद समाचार मिलने के बाद हिमाचल के कई घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जला था। लोग उन्हें सच्चे मायनों में ही हिमाचल का जनक मानते थे। हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में उनके योगदान को वहाँ के लोग आज भी निर्विवाद रूप से एकमत होकर न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी मानते हैं कि अगर परमार नहीं होते तो हिमाचल आज भी समृद्ध और खुशहाल नहीं बल्कि गरीबी, बेकारी और लाचारी से शापित कोई भूभाग होता। तब शायद हिमाचल के गांव सेब, टमाटर और अन्य फलों सब्जियों की पैदावार से इस तरह लकदक नहीं होते बल्कि बेरोजगारों की फौज से भरे होते जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घरों से दूर शहरों में दर दर भटकने को मजबूर होते। तब वहाँ के गांव स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल नहीं बल्कि बदहाली और नाउम्मीदगी के जीते जागते प्रमाण होते। वह डॉक्टर परमार ही थे जिन्होंने देश के आज़ाद होने से पहले ही इस पहाड़ी भूभाग को अलग राज्य के रूप में आज़ाद भारत का हिस्सा बनाने का न केवल सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। उनके प्रयासों का ही परिणाम रहा कि वर्षों तक पहले गौ श्रेणी और फिर केंद्र शासित प्रदेश रहने के बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूर्ण राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर उभरा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बर्फ की फुहारों के बीच राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। उस ऐतिहासिक मौके पर अपने भाषण में हिमाचल की जनता को भरोसा और उम्मीद देते हुए डॉक्टर परमार ने एक ऐसी बात कही थी जो हिमाचल को देश का विकसित प्रदेश बनाने में निर्णायक साबित हुई। डॉक्टर परमार ने हिमाचल के बासिंदों को अच्छे दिनों का वादा करते हुए कहा था, अब से हिमाचल में गरीबी नहीं बल्कि सेब पैदा होंगे। सेब से उनका तात्पर्य स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, समृद्धि और खुशहाली से था, जो आज हिमाचल के विभिन्न इलाकों में साफ नजर आती है। आज विकास के तमाम पैमानों पर अगर हिमाचल प्रदेश भारत के सफल राज्यों की सूची में अग्रिम पंक्ति में दिखता है तो उसके पीछे इस राज्य के शिल्पी डॉक्टर परमार का विजन ही सबसे बड़ा कारक है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को इसीलिए हिमाचल का निर्माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश की असल क्षमता को पहचाना और उसे ताकत बनाकर समृद्धि और खुशहाली का रास्ता तैयार किया। तो आइए आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के हिमाचल के निर्माता बनने की यात्रा से रूबरू होते हैं।
इस यात्रा की शुरुआत होती है 4 अगस्त 1906 को। उस दिन हिमाचल के जिला सिरमौर के चन्हालग गांव में यशवंत सिंह परमार का जन्म हुआ। उनके पिता शिवानंद भंडारी सिरमौर रियासत के राज दरबार में दीवान थे। यशवंत सिंह परमार की माता का नाम लक्ष्मी देवी था, जो गृहिणी थी। गांव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यशवंत सिंह परमार ने 1922 में नाहन से 10वीं की परीक्षा पास की, जिसके बाद पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर भेज दिया, जहां सन 1926 में उन्होंने CMS कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 2 साल बाद 1928 में उन्होंने लखनऊ के कैनिंग कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय बाद सन 1930 में वे नाहन रियासत के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए। 7 साल बाद सन 1937 में वे सिरमौर जिले के सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश बनाए गए। इसी बीच उन्होंने PhD कर डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर ली थी। बेटे की उपलब्धियों से घर में खुशी का माहौल था। सब लोग उनकी तरक्की से प्रसन्न और गौरवान्वित थे, लेकिन युवा परमार के मन में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल जिस वक्त वे सेशन जज के पद पर तैनात थे, उस समय हिमाचल भी देश के तमाम दूसरे इलाकों की तरह अलग अलग रियासतों में बटा था। दूसरी तरफ भारत की आज़ादी की परिस्थितियां मजबूत होती जा रही थी। ऐसे में हिमाचल क्षेत्र की तमाम रियासतों को भी भारत में मिलाने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो रही थी, जो धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। तब हिमाचल का पूरा इलाका 31 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों को भारत में मिलाने की मांग और आंदोलन मुख्य रूप से प्रजामंडल के नेतृत्व में चल रहा था। इसी दौरान डॉक्टर परमार भी प्रजामंडल के संपर्क में आए और रियासतों को आज़ाद भारत में मिलाने की मांग के समर्थन में उतर गए। ऐसी स्थिति में उनका रियासत के न्यायाधीश के पद पर बने रहना संभव नहीं था, लिहाजा सन 1943 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और खुलकर लोकतंत्र के समर्थन में उतर पड़े। साल 1946 में परमार ने चुनावी राजनीति की राह पकड़ी और हिमाचल हिल्स स्टेट्स रीजनल काउंसिल के प्रधान चुने गए। इसके बाद उन्होंने रियासतों का विलय कर अलग हिमाचल राज्य बनाने की पहल को बेहद रणनीतिक तरीके से अंजाम देने के लिए लोगों को लामबंद करने के साथ ही नेहरू, पटेल तथा गोविंद बल्लभ पंत जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के साथ संवाद बढ़ाना शुरू किया और अपनी नेतृत्व क्षमता की बदौलत उनकी नज़रों में आ गई। रियासतों के विलय के लिए डॉक्टर परमार ने सन 1948 में ऐतिहासिक सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसे लोगों का भारी समर्थन मिला। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और सभी रियासतों ने शुरुआती नानुकर के बाद अंततः भारत में शामिल होने की हामी भर दी। 15 अप्रैल 1948 को आखिरकार इन रियासतों के विलय से चीफ कमिश्नर राज्य के रूप में हिमाचल का गठन हुआ। यह क्षेत्र पहले पंजाब हिल स्टेट्स और शिमला हिल स्टेट्स के रूप में जाना जाता था। इस तरह हिमाचल प्रदेश के गठन का परमार का सपना पूरा हुआ, लेकिन यह अभी महज शुरुआत भर थी। परमार को अभी आगे बहुत कुछ करना था। इसके लिए डॉक्टर परमार तब तक पीछे नहीं हटे जब तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल गया। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। स्वतंत्र राज्य बनने की दिशा में यह एक बड़ा कदम था। आज़ादी के 5 वर्ष बाद सन 1952 में देश में पहली बार लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव हुए। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में 36 में से 28 सीटें मिली। 8 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री बने। असल मायनों में उस दिन हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सच्चा और प्रतिबद्ध अभिभावक मिला था। 4 वर्षों तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद 1 जुलाई 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और कुछ समय बाद ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ ही उपराज्यपाल की नियुक्ति हो गई और हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल गठित कर दी गई, जिसके विरोध में मुख्यमंत्री परमार सहित उनके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देकर जनता के बीच जाकर लोकतंत्र की बहाली का अभियान तेज कर दिया। लगभग 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जनता की जीत हुई और हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद 1 जुलाई 1963 को डॉक्टर परमार एक बार फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री चुने गए।
25 जनवरी 1971 को ही जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से प्रमोट कर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो एक बार फिर से कमान डॉक्टर परमार को ही सौंपी गई। वे पहले 25 जनवरी 1971 से 10 मार्च 1972 तक और उसके बाद 10 मार्च 1972 से 28 जनवरी 1977 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 28 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके इस्तीफे की घटना ने तब न केवल हिमाचल वासियों बल्कि देश के तमाम हिस्सों के लोगों को सकते में डाल दिया था। हिमाचल प्रदेश के लोगों को तो कई दिन तक यकीन ही नहीं हुआ कि कई रियासतों का एकीकरण कर एक नए प्रदेश के गठन से लेकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाला विरला असाधारण जननेता इतने साधारण तरीके से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हिमाचल रोडवेज की बस में सवार होकर अपने गांव के लिए रवाना हो चुका है। अचानक दिए उनके इस्तीफे का रहस्य आज तक अनसुलझा है। बहरहाल 18 बरस से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का नाम आज हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक फलक में ऐसे सितारे के रूप में दर्ज है जिनके जैसा कोई दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति। ऐसा मानने की एक नहीं बल्कि अनेक वजह हैं। दरअसल डॉक्टर परमार ने हिमाचल प्रदेश को एक नए राज्य के रूप में भारत के नक्शे में लाने से लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने तक का ही काम नहीं किया, बल्कि प्रदेशवासियों की तरक्की और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए हर वो कदम उठाया जो तब सबसे जरूरी था। उन्होंने अपने राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद सभी कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझा और उन्हीं के आधार पर हिमाचल के विकास का खाका खींचा। इसके लिए उन्होंने कृषि तथा बागवानी को हिमाचल की बैकबोन बनाने का निर्णय लिया और इस निर्णय को धरातल पर उतारकर प्रदेश की तस्वीर बदलने की आधारशिला रखी। कृषि और बागवानी को प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ बनाने के लिए उन्होंने हिमाचल में बेहद मजबूत भूमि कानून लागू करवाया, जो क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी और सुखद परिणाम देने वाला साबित हुआ। खेती और बागवानी के दम पर आत्मनिर्भर होने के सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया डॉक्टर परमार का भू कानून इतने वर्षों बाद भी हिमाचल में मजबूती से लागू है और अपने उद्देश्यों में पूरी तरह खरा उतर रहा है। डॉक्टर परमार के उस मजबूत भू कानून का ही परिणाम है कि आज भी हिमाचल प्रदेश में खेती और बागवानी की जमीन सुरक्षित है। इसी कानून की ताकत है जो बड़े से बड़े धन्ना सेठों की हिमाचल प्रदेश में आसानी से भूमि खरीदने की हसरत के आगे किसी अटूट चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। न केवल दूसरे प्रदेश के लोग बल्कि हिमाचल के गैर कृषक नागरिक तक वहां खेती की जमीन को किसी और मकसद के लिए आसानी से नहीं खरीद सकते हैं। जमीन की सुरक्षा के लिए उन्होंने कठोर प्रावधानों वाला जो भूमि कानून बनाया उसमें एक धारा 118 के रूप में ऐसी बंदिश डाली जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। डॉक्टर परमार को पूरा भरोसा था कि केवल खेती और बागवानी की बदौलत ही हिमाचल वासियों की तकदीर बदल सकती है, इसलिए उन्होंने इसके विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दूसरे देशों तथा भारत के प्रदेशों के सफल बागवानी मॉडल का अध्ययन करने के लिए न केवल देश दुनिया के स्टडी टूर किए बल्कि अफसरों को भी बागवानी के गुर सिखाने के लिए अलग अलग देशों और प्रदेशों में भेजा। उन्होंने स्वयं जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका, कनाडा, जापान, सिंगापुर और मलेशिया आदि देशों का दौरा कर वहां के बागवानी मॉडल को सीखा और सफलतापूर्वक हिमाचल की धरती पर उतारा। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद खेती किसानी पर जोर देने के साथ ही गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने को अपना एक और अहम लक्ष्य बनाया और अफसरों को इस काम में पूरी तरह जोर दिया। उनका मानना था कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचना पहली और अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। उनकी पहल का परिणाम यह हुआ कि हर साल हिमाचल में सड़कों का दायरा लगातार बढ़ने लगा और गांव के गांव मुख्यधारा से जुड़ते चले गए। गांवों तक सड़क पहुंची तो प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में उगने वाले सेब और अन्य फल 1 से 2 दिन में ही दिल्ली की मंडियों तक पहुंचने लगे, जहां से उनकी मिठास न केवल देश के तमाम राज्यों तक पहुंची बल्कि विदेशों तक भी उनका एक्सपोर्ट होने लगा। इस तरह बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बागवानी और खेती से अच्छी खासी आमदनी होने लगी और वे स्वरोजगार तथा स्वावलंबन के प्रतीक बनकर उभरने लगी।
परमार परिवहन व्यवस्था की बेहतरी के इतने बड़े पैरोकार थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे केंद्रीय योजना आयोग की बैठक में पहुंचे और उनसे हिमाचल के लिए 3 अहम प्राथमिकताएं पूछी गई तो उन्होंने एक वाक्य में जवाब दिया, सड़क, सड़क और सड़क। दरअसल वे जानते थे कि सड़कों का जाल बिछाने से न केवल हिमाचल के काश्तकारों को लाभ मिलेगा बल्कि विकास का विकेंद्रीकरण भी होगा। वे यह भी जानते थे कि सड़कों का जाल बिछने से लोगों का आवागमन भी बेहतर होगा और प्राकृतिक रूप से बेहद मनोरम इस प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन को भी पंख लगेंगे। आज देश के सबसे ज़्यादा पर्यटकों की आमद वाले शीर्ष राज्यों में शुमार हो चुका हिमाचल इसकी जीती जागती मिसाल है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी डॉक्टर परमार ने कई ऐतिहासिक कार्यों की बुनियाद डाली जो आज धरातल पर साफ नजर आते हैं। उन्होंने लोक प्रशासन में स्थानीयता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। वे अधिकारियों पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से नीतियां बनाने के लिए न केवल जोर डालते थे बल्कि उन्हें लागू करवाना भी सुनिश्चित करते थे। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने दिल्ली दरबार के चक्कर काटने के बजाय अधिकांश समय हिमाचल के गांव-गांव भ्रमण पर लगाया। वे कई किलोमीटर पैदल पहुंचकर भी दूर दराज के गांव में जाकर चौपाल लगाते थे और लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करते थे। आज के दौर में किसी मुख्यमंत्री से इस तरह की लोक प्रतिबद्धता की कल्पना करना तक ही बेमानी नजर आता है। उनके इस गुण ने उन्हें लोगों के बीच और भी लोकप्रिय और निर्विवाद नेता बनाया। इसी लोकप्रियता का प्रभाव था कि हिमाचल के गठन से लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक 18 वर्षों तक वे मुख्यमंत्री के पद पर रहे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद खुद को साधारण नागरिक ही मानते थे। नेताओं वाली दिखावेबाजी और धमा चौकड़ी का उनके व्यक्तित्व के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध था। उनकी सादगी का आलम यह था कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने कभी भी सरकारी सुविधाओं का बेजा लाभ नहीं उठाया। वे अधिकतर साधारण बस में ही सफर किया करते थे। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो संभवतः वे देश के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री होंगे जिनके विवाह में उनके बच्चे और पोते भी शामिल हैं। जी हाँ, दरअसल डॉक्टर परमार का विवाह 2 बार हुआ था। उनकी पहली पत्नी का नाम चंद्रावती था, जिनसे उनके 4 बेटे पैदा हुए। जब वे जीवन के 6ठे दशक में थे तब उनकी पत्नी चंद्रावती का देहांत होने के बाद उन्होंने 55 वर्षीय विधवा सत्यवती डांग से विवाह किया, जिनकी 2 बेटियां थीं। सत्यवती डांग कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री थी। बताते हैं कि डॉक्टर परमार और सत्यवती डांग की मित्रता को देखते हुए उनके बच्चों ने ही उन्हें विवाह के लिए मनाया था। दोनों नेताओं की यह शादी बेहद खास थी। बहरहाल मूल विषय पर लौटते हैं, जिसका सार यह है कि डॉक्टर परमार के भविष्य दृष्टा व्यक्तित्व का ही परिणाम था, जिसकी बदौलत हिमाचल कुछ वर्षों में ही विकास की राह में सरपट पटरी पर दौड़ता चला गया और लगातार समृद्ध होता रहा। उनके मिलनसार व्यवहार और सज्जनता के गुण तथा राजनीतिक सूझबूझ का एक बड़ा प्रमाण यह भी है कि अपने गठन के बाद से नवंबर 1966 तक आते आते हिमाचल का भौगोलिक दायरा लगातार बढ़ता रहा और उसमें कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल होते चले गए, जो शुरुआत में इसका भाग नहीं थे। कुल मिलाकर एक चीफ कमिश्नर स्टेट रूपी लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर भूभाग से बढ़ते बढ़ते 55,500 वर्ग किलोमीटर तक का विस्तार हासिल कर विशाल हिमाचल बनने की यह यात्रा डॉक्टर परमार के बिना असंभव मानी जाती है। इन सभी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने में बड़ा श्रेय उनको ही जाता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भले ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे, लेकिन उनके दिल में पूरा हिमालय बसता था। उनके मन में हमेशा यही चाह पलती रही कि हिमाचल की तरह देश के बाकी हिमालयी राज्यों में भी स्थानीयता के मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि पर्वतीय विकास का जो मॉडल हिमाचल ने अपनाया है, बाकी पहाड़ी राज्यों को भी उसी के अनुरूप अपनी नीतियां बनानी चाहिए। उनका मानना था कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों की तमाम समस्याएं एक जैसी होती हैं, लिहाजा उनका समाधान भी कमोबेश एक जैसे ही तरीके से संभव है। उनका यह मानना 100% वाजिब भी था, लेकिन अफसोस की बात है कि हिमाचल जैसी ही भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों वाला उत्तराखंड राज्य इससे कोई सीख नहीं ले पाया। एक डॉक्टर परमार थे जिन्होंने आत्मविश्वास के साथ हिमाचल वासियों को आश्वस्त कराया कि अब कोई हिमाचली दूसरे राज्यों के होटलों में बर्तन नहीं मांजेगा बल्कि सेब उगाएगा।
वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर राज्य गठन के 2.5 दशक बाद तक गाहे बगाहे उत्तराखंड में किसी परमार के आने की बात कही जाती रही है। डॉक्टर परमार को यहाँ के नीति नियंता भाषणों में अपना आदर्श भी बताते हैं, हर बात पर हिमाचल का उदाहरण भी देते हैं, लेकिन परमार बनना तो दूर, वे डॉक्टर परमार के आदर्शों और दृष्टि को समझ पाने तक में असमर्थ हैं। परमार ने स्थापित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बर्तन मांजने की जगह सेब उगाए जा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में नेताओं ने सेब के सरकारी बगीचे खुर्द-बुर्द किए और उनकी जगह शराब खनन की दुकानें उगा दी। जिस राज्य में हिमाचल की तर्ज पर फल और सब्जियों की जबरदस्त पैदावार और व्यापार हो सकता था, वहां नीति नियंताओं ने ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे उद्योगों को अपना टॉप और सीक्रेट एजेंडा बनाया हुआ है। बागवानी के विकास के लिए जैसी परिस्थितियां चाहिए, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में वैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां संपन्नता नहीं बल्कि लाचारी और निराशा पसरी दिखती है। हिमाचल ने जहां पहले दिन से ही अपनी जमीनों को बचाने के लिए मजबूत भू कानून बनाए, वहीं उत्तराखंड में जमीनों को खुर्द-बुर्द करने और कौड़ियों के दाम पर धन्ना सेठों को सौंपने की व्यवस्था खुद सरकारों ने खुले हाथों से की। एक जैसा भूगोल, मौसम, समस्याएं और समाधान होने के बावजूद आज हिमाचल और उत्तराखंड के हालातों में आकाश और पाताल का अंतर साफ नजर आता है। इस अंतर को कोई परमार जैसा नेता ही पाट सकता है, इसलिए उत्तराखंड में डॉक्टर परमार जैसे विजनरी नेतृत्व की प्रासंगिकता बनी रहेगी। काश उत्तराखंड के पास भी कोई परमार होता। तो ये थी हमारी खास पेशकश। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।